नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बंगाल में लोगों के बीच एक आम राय बनी हुई है। उनका ये मानना है कि सौरव गांगुली बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं कि सौरव गांगुली सीएम का चेहरा हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, राजनीति में जहां धुआं है तो समझिए कहीं ना कहीं आग जरूर लगी हुई है, और ये अफवाह नहीं है। इस बात में सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ एक दमदार चेहरे को तलाश रही है, और उनके सामने जो सबसे बड़ा चेहरा निखर के उभरा है तो वो सौरव गांगुली का है। सौरव गांगुली से बातचीत भी हो चुकी है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका ये दावा है कि ये डील हो चुकी है। ये खबर पुख्ता है कि बीजेपी की तरफ से सौरव गांगुली ही उसके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। अब ये फैसला बीजेपी के लिए क्या होगा, कैसे होगा, क्यों बीजेपी कर रही है, तो उसके कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जी। और जिसके ऊपर बीजेपी के अंदर गहन चिंतन चल रही है। ये तो ठीक है कि सौरव गांगुली को मना लिया गया है। सौरव गांगुली वो एग्रीड भी है, तबीयत उनकी खराब हो गई थी लेकिन अब वो स्वस्थ है जी। तो क्या बीजेपी ये जो उसको कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये गैम्बल, ये इसको गैम्बल ही कहते हैं राजनीति के सेंस में, के लेने के लिए तैयार है? तो इसके कई सारे प्लस पॉइंट हैं और कई सारी खामियां हैं, और जिसके ऊपर बीजेपी में भी बातचीत चल रही है। अब देखिए, लोग ममता से नाराज क्यों हैं? ममता से इसलिए नाराज नहीं है कि ममता बनर्जी का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है, यह ममता बनर्जी कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने अपने सिर पर बिठा के रखा। यह असंभव है कि आप जो लोग राजनीति को उतना फॉलो नहीं करते हैं उनके दिमाग में ये बात, ये ढंग से ये समझ नहीं पाएंगे आप कि किस तरीके का सिंडिकेट, किस तरह का मकड़ जाल वामपंथियों ने बंगाल में फैला रखा था कि जिससे बंगाल को बाहर निकाल पाना यह नामुमकिन था जी। उस दौरान लोग यही कहते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आप वामपंथियों को बंगाल से हटा दें। इतना ज्यादा इसको कह सकते हैं कि मगरमच्छ जब किसी जानवर को दबोच लेता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वामपंथियों ने बंगाल को उसी तरीके से दबोच रखा था। लेकिन ममता बनर्जी को जनता ने, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो वो जनता ने माथे पे इसलिए बिठाया था कि ममता बनर्जी उस जकड़न से बंगाल को मुक्त कराएंगी जी। अब दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी तो बोली कि उस जकड़न से हम बाहर निकालेंगे, इसको वहां हम परिवर्तन लाएंगे, लेकिन वो मगरमच्छ फिर से रंग बदल के टीएमसी का बनकर के आ गया और फिर से वही जकड़न है। हम लोग बहुत जल्द ही कैपिटल टीवी बांग्ला लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ये हिंदी में हम लोग चलाते हैं वो बांग्ला लैंग्वेज में भी चलेगा जी। तो अभी 2-3 दिन से मैं वहीं पे उस सारी व्यवस्था में मैं जुटा हुआ था। वहां के लोग कहते कि भाई ममता बनर्जी ने तो इंतहा कर दिया है, वो लालू यादव का जो जंगल राज था वो भी उसके सामने छोटा है। आप अपने घर में अगर कोई दीवार भी डालना चाहते हैं, बालू और सीमेंट आपने मंगाया नहीं कि तृणमूल के गुंडे आपके घर पे आ गए।
उनको पैसा चाहिए जी। और सिंडिकेट अलग काम है। क्या आपको बालू उसी जगह से खरीदना है, सीमेंट उसी तरीके से खरीदना है? सीपीएम के जमाने में तो वो तो रेट बढ़ा देते थे, लेकिन अभी टीएमसी के जो सिंडिकेट वाले ये जो गुंडे हैं, ये रेट भी बढ़ा देते हैं। आपने मांगा 100 क्विंटल 100 बोरियां बालू, तो रेट भी उन्होंने 100 के हिसाब से बढ़ा दिया और देंगे आपको 80। जी। आप कुछ नहीं कर सकते। एक स्टोरी आई थी, या मैंने, आप समझ लीजिए कि वो यकीन नहीं किया जा सकता है कि 2 ओल्ड प्रोफेसर्स, हस्बैंड वाइफ, वो सॉल्ट लेक में रहते थे और वो अपना कुछ ड्राइंग रूम बदला, घर के अंदर कोई नया नहीं, वो उसको तोड़वा उड़वा रहे थे। ये सिंडिकेट गुंडे आ गए। तो फिर इन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उसने फोन किया जी। कि हमको तो इस तरह से दिक्कत किया जा रहा है, सो आपकी वो अच्छी दोस्त है ममता बनर्जी को कहिए। तब उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया। फ्रंट लाइन में ये खबर पूरी वहां पे ये स्थिति है, ये पूरी कहानी फ्रंट लाइन में छपी थी। ममता बनर्जी ने ये हाल बना दिया है बंगाल का। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, कटमनी, सिंडिकेट। सौरभ गांगुली के बारे में जो लोग उसको नजदीक से जानते हैं, जो लोग उसके दूर से जानते हैं, कि सौरभ गांगुली को किसी काम के लिए 5 करोड़ रुपए आप रख दोगे और उसको कहोगे कि भाई ये काम कर दो, लेकिन इसमें आपकी इज्जत भी जा सकती है। सौरभ गांगुली वो बंदा है, वो 5 करोड़ रुपए को ठोकर मार देगा। ये उसकी रेपुटेशन है। तो जो भ्रष्टाचार का जो मसला है, जो सारा जो गंध टीएमसी और वामपंथियों ने फैला रखा है, वो तभी पॉसिबल होता है जब मुख्यमंत्री कार्यालय से ये कंट्रोल हो। अगर मुख्यमंत्री ये चाह ले कि इस तरह का कोई भी नॉनसेंस उनके राज्य में नहीं चलेगा, ये घंटों में खत्म हो सकता है। जी। ममता बनर्जी ये काम खुद बैठ के करवाती है। जी। अभिषेक बनर्जी बैठ के ये सारा काम होने देता है, इसलिए वहां पे लोग बदलाव चाह रहे हैं। जी। और दूसरे बीजेपी के जो लीडर्स हैं उस पर भरोसा नहीं है। ये बेदाग आदमी है और एक इमेज है, तो ये एक पहला कंसिडरेशन है। जी। सौरभ गांगुली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी वाले ये कहते थे कि सौरभ गांगुली को राजनीति की समझ नहीं है, वो राजनीति में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वही सौरभ गांगुली ममता बनर्जी को शिकस्त देंगे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा ममता। देखिए, एक और जो बीजेपी के अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अगर आप किसी भी बीजेपी लीडर को अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं या उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। चाहे आप मुकुल दा को बना लें, अर्जुन सिंह को बना दें, या फिर दिलीप घोष को बना दें। जैसे ही ये चेहरा सौरभ गांगुली का सामने आएगा, सौरभ गांगुली की जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ है। वो हर बंगालियों के दिल में बसते हैं और इसमें तृणमूल के कार्यकर्ता भी हैं। तो जिस तरीके से खुल के वो बीजेपी के दूसरे लीडर के खिलाफ वो बयानबाजी कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, सौरभ गांगुली के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। उनका बस क्रिटिसिज्म यही होगा कि भाई ये तो राजनीति में नए हैं जी। अदरवाइज उनके खिलाफ कोई आदमी अगर बोलेगा, चाहे वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, अभिषेक बनर्जी ही क्यों ना हो, गांगुली के खिलाफ जो बोलेगा, तृणमूल के लिए वो उतना ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा जो सबसे अहम, कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे राज्यों में उस जगह पे चुनाव हार गई है जहां पे मजबूत चेहरा सामने हो। जैसे दिल्ली का चुनाव, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा करने के लिए आपके पास कोई लीडर नहीं है।
अमित शाह ने बहुत मेहनत की, पूरी बीजेपी सारे लोग उसमें लग गए, लेकिन वोट तो आम जनता देती है और जनता के दिल में ही आपका कोई मुख्यमंत्री का छवि, कोई उस तरह का लीडर नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाती है। और ममता बनर्जी उसी तरीके की है लीडर। लोगों को वो ऐसा नहीं कि लोग पसंद नहीं करते, वो स्ट्रक्चर उनका बहुत बड़ा है। अब हो क्या रहा है कि वहां पे जो भी कोई लीडर उनके सामने अगर आप देंगे तो उसका स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा जी। तो आपको अगर चेहरा देना है तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो उससे कॉम्पीट कर सके, उससे 20 हो, 19 नहीं हो। इस क्राइटेरिया में सौरभ गांगुली पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। दिक्कत क्या है इसमें कि ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लीडर ये बात बोलते हैं कि बिना चीफ मिनिस्टर के ही हम चले जाएंगे। तो वहां जो प्रशांत किशोर जो बैठा हुआ है, उसने जब दिल्ली का पिछली बार चुनाव लड़वाया था तो मनोज तिवारी को तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद ही पोस्टर लगा दिया कि गवैया होगा, मनोज तिवारी होगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मनोज तिवारी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। तो वहां वैसे ही ये लोग शुरू कर देंगे, मुकुल राय वर्सेस ममता बनर्जी, तो दिलीप घोष वर्सेस ममता बनर्जी, अर्जुन सिंह वर्सेस ममता बनर्जी, ये इस तरह से लगा देंगे और उसको लेकर के घूमते रहेंगे। तो वो बीजेपी के लिए सही नहीं होगा। और बीजेपी अपने मिस्टेक से समझने बूझने वाली जो है वो पार्टी है, इसलिए वहां पे ये मंथन चल रहा है कि सौरभ गांगुली को लाने से वो बंगाली सेंटिमेंट्स जो है, बंगाली भद्रलोक, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यूथ एक तरफा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स एक तरफा हो जाएंगे। ये सिर्फ सौरभ गांगुली के नाम से, क्योंकि वो बहुत ही दूसरे किस्म का इमेज है। तो ये एक बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है और जैसा कि जानकारी आ रही है कि वो डील तो पक्का है ही, लेकिन अभी कुछ झिझक बाकी है भाजपा की तरफ से, किसको अनाउंस कब किया जाए, कैसे किया जाए। तो मनीष जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी कुछ झिझक बाकी है, तो ये झिझक क्यों है? क्योंकि बाकी सब चीजें तो बीजेपी के फेवर में ही जा रही हैं। देखिए, झिझक इस बात को लेकर के है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने घर को ही ऑर्डर करने में पूरी तरीके से वो जुटी हुई है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, टीएमसी के लोग आ रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, टीएमसी के लीडर आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, एमएलएज आ रहे हैं, अभी और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, ये सारे लोग आ रहे हैं। तो ग्राउंड में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो तृणमूल वाले जो आते हैं तो एक अलग वर्क कल्चर लेकर के आते हैं, राजनीति करने का एक अलग तरीका है उनका। भारतीय जनता पार्टी राजनीति अलग तरीके से करती है, यहाँ पे आरएसएस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक काम करने का तरीका होता है और बहुत सारी चीजें वो बिल्कुल ना है, मना है। तो एक उसको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है और दूसरा जो सबसे अहम चीज जो बीजेपी के अंदर जिसको ठोक बजा करके बीजेपी के लीडर्स उसको तय करना चाह रहे हैं कि आप सौरभ गांगुली को ले आए तो मालूम चला कि जो पिछले 5 साल 7 साल से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो रुष्ट हो जाए। आपको ये भी देखना होगा ना कि वो नाराज हो गए, बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। जैसे आप देखिए किस तरह से आसनसोल में बवाल मच गया था, वो जितेंद्र तिवारी आया तो अपने बाबुल सुप्रियो नाराज हो गए तो उनको बाहर भगाया गया। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि जो लगातार जो मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप के, तो ये वहां के बीजेपी के भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर सिचुएशन को शुरू से ही आप ऐसा बना दें कि ममता बनर्जी के पास से गोल पोस्ट जो इतना दूर चला जाए जी कि वो अपने पूरे के पूरे इससे ही बाहर निकल जाए, तो उस स्ट्रेटजी के लिए सौरभ गांगुली का होना जरूरी है। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिसमें टीएमसी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वहां दिक्कत क्या है कि वहां पे कम से कम 100 के आसपास इस तरह की सीटें हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन डिसाइसिव फैक्टर है।
वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो आप समझिए कि आप जो बात लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 294 सीटों पे, जो टोटल सीट है जी, लेकिन बीजेपी लड़ रही है 200 सीट के आसपास। क्यों? क्योंकि वो जो 90-95 सीट जो है 100 के आसपास जो सीट है वहां तो बीजेपी है ही नहीं। वहां पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वहां पे बीजेपी को कुछ कर ही नहीं सकती। तो उनका जो स्कोरिंग रन रेट जो है उसका वो जो है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। हमको बहुमत लाने के लिए हम 100 सीट भी लूज कर जाएंगे, तब भी हम 150 सीट भी लूज कर जाएंगे, तब भी हम बहुमत के आसपास रहेंगे जी। लेकिन अगर बीजेपी 60 सीट भी लूज कर जाएगी तो बहुमत से कम पे चली जाएगी। तो वो उनका अपना कैलकुलेशन है। तो ये बहुत ही टच एंड गो का मसला है। लेकिन ओवरऑल जो ग्राउंड में जो लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी के सामने आपको एक ऐसा चेहरा लाना ज़रूरी है जो ममता बनर्जी को पछाड़ सके। और इस पूरे प्लान में, इस पूरे बीजेपी के गेम में सौरभ गांगुली सबसे सटीक उम्मीदवार बनकर के उभरे हैं। बताया ये जा रहा है कि बातचीत भी हो गई है, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है उनको तय करना है, उनको बटन दबाना है। और अगर वो बटन दबा देते हैं और जो बीजेपी के अंदर जो मुख्यमंत्री के सपना देख रहे जो लीडर्स हैं उनको मना लेते हैं कि भाई अभी इसको करना ज़रूरी है, अदरवाइज हार जाओगे तो फिर सब 5 साल तक फिर वही स्ट्रगल करते रहना। बिल्कुल। पहली ज़रूरत जो है सरकार बनाने की है, और अगर वो सारा कोऑर्डिनेट हो जाता है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बंगाल का अगला चीफ मिनिस्टर सौरभ गांगुली हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी ने जिस तरीके से बंगाल के अंदर मेहनत की है तो वो कतई नहीं चाहेगी कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए बीजेपी अब ये समझ चुकी है कि बंगाल के अंदर उसे सीएम का चेहरा डिक्लेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल अब बंगाल के अंदर मामला बंगाली वर्सेस बाहरी नहीं है, बंगाली वर्सेस बंगाली है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में दादा दीदी को किस तरीके से शिकस्त देते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।